everyone, welcome to my channel named Study Minds with SS. Today I have come up with 30 questions of paper 1. In this session I have included all 8 units and 2 units are not included, that is comprehension and DI, data interpretation. ये दोनों यूनिट्स छोड़ के बाकी सारे 8 यूनिट्स के क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं और इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विद इन 1-2 days. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आगे शेयर भी करिएगा. ओके, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट यू हैव टू डू इज़ वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए and if the question goes wrong then kindly pay attention to the explanation part. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है टीचिंग एप्टीट्यूड का. What the question says, if you found that many students were deliberately absent on the day of class test then you should. आपने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जानबूझ के एब्सेंट हो गए क्लास टेस्ट वाले दिन. जिस दिन क्लास टेस्ट था उस दिन स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए, तो आप नेक्स्ट टाइम से आप क्या करोगे? स्टॉप टेकिंग टेस्ट, इन्फॉर्म द प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट सच बिहेवियर. ऑप्शन सी, टेक सरप्राइज टेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. या डी, टेक रीटेस्ट ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स व्हेन दे कम टू क्लास. सो व्हाट वुड बी द बेटर ऑप्शन? टेस्ट को रोकना कोई सॉल्यूशन नहीं है, प्रिंसिपल या पेरेंट्स से बात करना भी उतना यूज़फुल सॉल्यूशन नहीं है. आप क्या करोगे? नेक्स्ट टाइम से आप सरप्राइज टेस्ट रख दोगे. इट मीन्स कि आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को आप बताओगे ही नहीं कि हम इस दिन टेस्ट लेने वाले हैं. आप सरप्राइज टेस्ट रख दोगे तो स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट है वो ऑटोमेटिकली अटेंड करेंगे ही करेंगे. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टेक सरप्राइज टेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. Okay, option C will be your answer. Next, what should the teacher do if a student is unable to answer the questions in the class? अगर बच्चा क्लास में आंसर नहीं दे पा रहा है तो टीचर का प्रायोरिटी क्या होगा, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एडवाइज हिम हर टू स्टडी प्रॉपरली, पनिश हिम हर सो दैट ही आंसर्स नेक्स्ट टाइम, scold him in class and make him or her feel insulted. या ऑप्शन डी, try to understand why he or she was unable to answer. So इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज try to understand why he or she was unable to answer. एडवाइस आप कर सकते हो बट बेस्ट ऑप्शन इसमें चूज़ करना है तो बेस्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी. बी और सी तो इंटायरली नेगेटिव जा रहा है तो वो तो हम डेफिनेटली नहीं चूज़ करेंगे. तो ए और डी में से कोई चूज़ करना है. डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर, ज़्यादा सूटेबल है फॉर दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन विल बी डी. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग विल मेक टीचिंग इफेक्टिव? इनमें से क्या टीचिंग को इफेक्टिव बनाएगा? ऑप्शन, गिव टाइम टू स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक. टॉपिक फिनिश होने के बाद स्टूडेंट्स को टाइम देंगे ताकि वो क्वेश्चन पूछ पाए हम लोग से इन द सेंस टीचर से. पनिश स्टूडेंट्स फॉर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग इन द क्लास. बच्चों को पनिश करें अगर वो बात कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को. गिव देम अ लॉट ऑफ होमवर्क, उन्हें बहुत सारे होमवर्क देना. या कीप ऑन रिपीटिंग द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन टिल ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इट. तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, क्योंकि बी और सी तो नहीं होगा. ठीक है, और ऑप्शन डी, कीप ऑन रिपीटिंग द सेम टॉपिक. बार बार एक ही टॉपिक रिपीट करने से बोर्डम आ जाता है. बोर्डम मतलब बहुत बोरिंग लगने लगता है लेक्चर. इसीलिए स्टूडेंट्स को टाइम दीजिए. अगर उन्हें डाउट होगी देन दे देमसेल्व्स विल आस्क क्वेरीज फ्रॉम यू. ओके, सो आंसर ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट, the purpose of bibliography is to make research reports appear authentic, to signify vast knowledge of researcher, to facilitate other research,
या ऑल ऑफ द अबव? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी टू फैसिलिटेट अदर रिसर्च, आगे की रिसर्च में हेल्प करना, ये होता है बिब्लियोग्राफी का काम। बिब्लियोग्राफी हमेशा हम एंड में बनाते हैं ताकि जिसको भी फर्दर रिसर्च करनी है उस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको हेल्पफुल हो। नाउ नेक्स्ट, which of the following is opposite to experimental research? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऑपोजिट कौन सा रिसर्च है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है ना, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वेरिएबल्स को लेते हैं और उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अप्लाइड रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्शन रिसर्च या केस स्टडी रिसर्च? अप्लाइड रिसर्च हम मेनली कहाँ यूज़ करते हैं? वैसे जगह पे जहाँ पे हमको कुछ अप्लाई करना होता है, लाइक साइंस बैकग्राउंड हो गया, सोशल साइंस बैकग्राउंड हो गया, जो सोशली जो चीज़ चल रही है उस पर हमको अप्लाई करना कोई चीज़, इन दैट केस वी यूज़ अप्लाइड रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है? वैसा रिसर्च जो ऑलरेडी हो चुका है, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हो चुका है उसका आफ्टर इफेक्ट हम देखते हैं। सो हमारा आंसर मिल गया। एक्सपेरिमेंट रिसर्च में क्या होता है? हम उसमें चेंजेस करते हैं, वी मैनिपुलेट द वेरिएबल्स, बट इन केस ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो मैनिपुलेशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। मैनिपुलेशन इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि रिसर्च तो पहले हो ही चुकी है, इसका हम आफ्टर इफेक्ट देखते हैं। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग: वैलिडिटी, रिगोरस, रेप्लिकेबिलिटी या लॉजिकल। विच ऑफ द अबव आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च? इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स है रिसर्च का? 1 and 2, ओनली 1, 1, 2, 3 या ऑल ऑफ द अबव? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एक रिसर्चर में क्या होगा? वैलिडिटी तो होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट वैलिडिटी रिसर्च कांट टेक प्लेस। रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स उसको हम रेप्लिकेट करें, उसको हम रिपीट कर सकें। लॉजिकल होना चाहिए और रिगोरस होना चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी योर आंसर। डायडिक कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मीडिएटेड कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या नन ऑफ द अबव। सो डायडिक कम्युनिकेशन क्या होता है ना, जिसमें दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो हमारा होगा क्या? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में तो 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद आवरसेल्व्स, जब हम खुद से ही बातें कर रहे हैं तो वो होता है इंट्रापर्सनल। मीडिएटेड कम्युनिकेशन होता है मास कम्युनिकेशन। और इंटरपर्सनल होता है जहाँ 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। तो डायडिक 2 इंक्लूड करता है, तो इंटरपर्सनल भी 2 इंक्लूड करता है, तो इसलिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जहाँ 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, बर्लोस लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज RS मॉडल, SE मॉडल, SR मॉडल या SC मॉडल? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा SR मॉडल, दैट इज सेंडर एंड रिसीवर मॉडल। क्योंकि लीनियर मॉडल का बात कर रहा है, लीनियर मतलब एक लाइन में, तो लाइन में क्या होगा? एक सेंडर होगा और एक जगह रिसीवर होगा। सो SR मॉडल, ओके। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी मोशन कम्युनिकेशन सच एज फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स ऑल्सो नोन एज। अगर हम बॉडी मूवमेंट मेरा हो रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर्स, तो इसे हम क्या कहते हैं? किनेसिक्स, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज या बोथ A and B? तो इसका आंसर होगा हमारा बोथ A and B, दैट इज किनेसिक्स एंड बॉडी लैंग्वेज। दोनों ही हमारा एक ही टर्म है, जिसमें हम बॉडी मूवमेंट का बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट सीरीज? सीरीज आपको दिया है E10,
J12, O15 और T19। सो इसके नेक्स्ट वाला सीरीज आपका क्या होगा? सी, ई के बाद जे कब आ रहा है? FGHI, 4 छोड़ के मेरा जे आ रहा है, ठीक है। फिर ओ कब आ रहा है? KLMNO, 5 छोड़ के ओ आ रहा है। तो इट मीन्स कि ओ के बाद टी आएगा 7 छोड़ के, और 7 छोड़ के 8 नंबर पे हमारा क्या आएगा? V आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ई के बाद जे आ रहा है 5 छोड़ के, जे के बाद ओ आ रहा है 6 छोड़ के, ओ के बाद टी आ रहा है 7 छोड़ के, और टी के बाद वी आएगा मेरा 8 छोड़ के, सी। और फिर नेक्स्ट है मेरा नंबर्स, 10 है, 12 है, 15 है, 19 है। तो 10 और 12 करेंगे तो ऐड करेंगे तो 12 आएगा। फिर 3 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। फिर 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 आएगा। अब 19 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा? 24 आएगा। सो इसका आंसर होगा हमारा Y24। ओके, टी छोड़ के, टी में 8 लेटर्स आप और ऐड करोगे तो आपको Y आएगा। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। V नहीं आएगा, Y आएगा। ओके, नेक्स्ट 13:169। तो इसके आगे का क्या होगा मेरा सीरीज? सी, 13 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 169 होता है। तो हमको ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका स्क्वायर रूट हो। 10 का स्क्वायर रूट 90 तो होता नहीं है, 100 होता है, ठीक है। 16 का 228 भी नहीं होता है। 21 का 441 होता है स्क्वायर रूट। अगर आप 21 × 21 करोगे तो 441 आएगा। एंड 5 का स्क्वायर रूट 50 भी नहीं होता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, 21:441। होप से क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट, फोर्स इज रिलेटेड टू न्यूटन लाइक रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू। फोर्स हमारा न्यूटन से रिलेट करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा किससे रिलेट करेगा? ये हमारा ओम से रिलेट करेगा। ओके ओके, सो आंसर होगा इसका हमारा ओम। फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो उसी प्रकार से रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू, इसका क्या होगा SI यूनिट? ओम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the statement some men are cruel is false, which of the following statements are true? अगर एक स्टेटमेंट है some men are cruel, ठीक है, some men are cruel अगर गलत है तो सही क्या होगा? इट मीन्स कि men are not cruel, यही मेरा करेक्ट स्टेटमेंट होगा ना। अगर कुछ men cruel हैं, ये मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो सही स्टेटमेंट क्या होगा? कि men are not cruel। तो इसमें हमको फाइंड करना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। all men are cruel, no men are cruel, या some men are not cruel। सो आंसर इसका होगा हमारा ऑप्शन 2 और 3। नो मैन आर क्रूएल तो होगा क्योंकि ऊपर वाला स्टेटमेंट जब फॉल्स कह दिया है तो मेरे को ट्रू वाला फाइंड करना है। तो नो मैन आर क्रूएल हमारा ट्रू होगा। अगर कोई भी मैन क्रूएल नहीं है तो सब मैन भी तो क्रूएल नहीं होगा ना। आप खुद सोचो, अगर कोई इंसान क्रूएल नहीं है तो उसमें से अगर हम सम भी निकालते हैं तो वो भी होगा हमारा नॉट क्रूएल। ओके, सो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज साध्य। ये इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है। साध्य को हम क्या कहते हैं? माइनर टर्म, मेजर टर्म, मिडिल टर्म या नन ऑफ द अबव। सो इसको हम कहते हैं मेजर टर्म। साध्य को मेजर टर्म कहते हैं। ओके, माइनर टर्म को क्या कहते हैं हम? पक्ष। और मिडिल टर्म को क्या कहते हैं? हेतु। ये आपके सारे जो टर्म्स हैं इंडियन लॉजिक में आते हैं। और इस बार इंडियन लॉजिक से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो ये यूनिट आप अच्छे से कर लीजिएगा प्रिपेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वर्बल टेस्टिमोनी। इसमें से क्या हमारा इंक्लूड करता है वर्बल टेस्टिमोनी?
शब्द, उपमान, अर्थपति या अनुमान? सो ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शब्द, क्योंकि इसमें लिखा इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वर्बल टेस्टिमोनी। वर्बल मतलब क्या होता है? ओरली, जो हम बोलते हैं। तो बोलने से इसमें क्या तात्पर्य है, इसमें क्या निकल रहा है हमारे ऑप्शन से? शब्द। शब्द मतलब बोलते जो है हम, वर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्बल टेस्टिमोनी। SRAM स्टैंड्स फॉर, ICT के क्वेश्चन से, सिंटेक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंटेक्स रफली असाइंड मेमोरी, या डी स्टैटिक रेडी एक्सेस मेमोरी? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम के टाइप्स होते हैं, ठीक है, SRAM, DRAM। ना क्वेश्चन 17, एक्सेल फाइल्स आर सेव्ड विथ डैश एक्सटेंशन। जब भी हम कोई फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन कोड रहता है लास्ट में। तो एक्सेल फाइल्स का एक्सटेंशन क्या रहता है? .xclf, .xlsx, .exe या .xlcx? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, .xlsx। ये हमारा एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है, ओके। Which among the following is the largest unit? इनमें से कौन सा यूनिट सबसे हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है? ज़ेटाबाइट, योटाबाइट, गेटाबाइट या पेटाबाइट? सो आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, योटाबाइट, ओके। ये हमारा लार्जेस्ट यूनिट है। मैंने मेमोरी यूनिट्स भी यहाँ दे दिए हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स एंड सो ऑन। सो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ। एजुकेशन किस चीज़ का पार्ट है? स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या बोथ ए एंड सी? ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, जिसमें हमारे स्टेट लिस्ट भी आता है और सेंटर लिस्ट भी आता है, दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इन विच ईयर नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन? कौन से ईयर में नीति आयोग जो आया था वो किसको रिप्लेस करके आया था? प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। तो कौन से ईयर में आया था? इट रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन इन विच ईयर? 1 Feb 2015, 2 Feb 2014, 1 Jan 2015 और इज इट 31 Jan 2015? सो ये आया था हमारा 1 Jan 2015 को। प्लानिंग कमीशन के बदले या प्लानिंग कमीशन के प्लेस पे हमारा नीति आयोग आया था। फुल फॉर्म ऑफ CAG। CAG का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पिटिटिव एंड ऑडिटर जनरल, कंपैरेटिव ऑडिटिंग गवर्नेंस, क्रिटिकल ऑडिटिंग गेस्ट या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये जो ऑडिटिंग जो होता है हमारा, ऑडिट्स जो कंपनीज में, उसका जो टॉप मोस्ट हेड होता है ना, वो होता है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG ही इसको डील करता है, ठीक है। ऑडिट का जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी होता है, दैट इज योर CAG। नाउ नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम? इंग्लिश को किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन, लॉर्ड मैकॉले, W हंटर या लॉर्ड कर्जन? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉर्ड मैकॉले। इन्होंने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन किया था हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ओके। ये सारे हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं, सो मेक श्योर ये यूनिट भी आप अच्छे से कवर करिए। Question 23. Dash is like a protective blanket of gases, water vapor and dust surrounding the earth which sustains life on earth. कौन सा एक ऐसा प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है
ढेरों गैसेस का और वाटर वेपर का, जो कि हमें सस्टेन करता है कि हम अर्थ पे अपनी ज़िंदगी बिता सकें, जी सकें, जीवन यापन कर सकें हम अर्थ पे। लिथोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा, दैट इज नन ऑफ द अबव। अब इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हमारा होगा एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर इज लाइक अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट सराउंडिंग द अर्थ विच सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ। गैसेस में बहुत सारे गैसेस इंक्लूड होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सारे गैसेस इंक्लूड करता है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स कभी नन ऑफ द अबव पे जल्दी टिक मार्क करते ही नहीं है, सोचते हैं कि ए बी सी ये तीनों में से ही कोई ऑप्शन होगा, बट नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपका नन ऑफ द अबव भी कभी कभी आंसर हो सकता है। सो मेक श्योर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो एंड आपको सारी चीज़ें पता हो, तभी आप देख पाओगे कौन सा आंसर सही है या नहीं। ओके, so let's proceed to question number 24. What are the core elements of SDGs? SDGs क्या होता है हमारा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, कोर एलिमेंट पूछ रहा है। कोर एलिमेंट क्या होता है? जो क्रूशियल एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोर एलिमेंट्स। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद आया था। ठीक है, इन ईयर 2016, और इसका टारगेट अचीव करने का कब तक है? 2030 तक, दैट इज 2030। द टारगेट्स हैव टू बी अचीव्ड बाय ईयर 2030। ओके, सो कोर एलिमेंट्स क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। सारे ही ऑप्शंस हमारे इसके ट्रू हैं, कोर एलिमेंट्स हैं SDGs के। 3 कोर एलिमेंट्स हैं और तीनों यही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। इकोसिस्टम किन्होंने दिया है? इज इट A.G. टैंसले, एडवर्ड स्वेस, व्लादिमीर फर्स्ट या फिर G.R. लॉरेंस? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A.G. टैंसले। इन्होंने इकोसिस्टम को दिया था। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन एमिलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन? इनमें से कौन सा रिसर्च का टाइप है जो फोकस करता है एमिलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन? मीन्स प्रिवेलिंग मतलब जो चल रही है अभी, उस सिचुएशन को एमिलियोरेट करना। एमिलियोरेट करना मीन्स उसमें सुधार करना, उसको ठीक करना। ठीक है, तो कौन सा रिसर्च फोकस करता है कि प्रेजेंट सिचुएशन को ठीक करने पे? फंडामेंटल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च या एक्सपेरिमेंट रिसर्च? फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? जो बहुत बेसिक लेवल की जो रिसर्च होती है वो होती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च एज द वर्ड इम्प्लाइज की क्वांटिटेटिव मीन्स उसमें नंबर्स आएंगे, आपके न्यूमरिक टर्म्स आएगा, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यूज या टर्म्स इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ना ऑप्शन डी क्या है हमारा? एक्सपेरिमेंट रिसर्च। एक्सपेरिमेंट रिसर्च में हम क्या करते हैं कि हम इसमें मैनिपुलेशन करते हैं 2 वेरिएबल्स को। ठीक है, एक होता है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें मैनिपुलेशन करते हैं, तो इसमें मैनिपुलेशन का कोई चर्चा नहीं किया इस क्वेश्चन में। इसमें लिखा है कि कौन सा ऐसा रिसर्च है जो ठीक करने की कोशिश करता है जो सिचुएशन मेरा चल रहा है, जो सिचुएशन खराब चल रहा है उसमें सुधार लाने के लिए कौन सा रिसर्च बेस्ट है? सो एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम उसमें एक्शन लेंगे उस चीज़ को ठीक करने के लिए। ओके, सो एक्शन रिसर्च हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
Question 27. A detailed description of methodology of research is required in. एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मीन्स किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करना किस में आता है, रिसर्च में किस चीज़ में आता है? थीसिस डिसर्टेशन में, आर्टिकल्स में, सिंपोजियम में या सेमिनार में? इजी क्वेश्चन है। हमारा थीसिस या डिसर्टेशन में ये आएगा जिसमें हम किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल उसको डिस्क्राइब करते हैं। जो भी हमने पढ़ा, जो भी हम रिसर्च किए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम कहाँ लिखते हैं? डिसर्टेशन या थीसिस में। पीएचडी लेवल पे थीसिस होता है एंड जो हमारा ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लेवल्स होता है और पीजी लेवल्स होता है उसमें डिसर्टेशन होता है। ओके। रिसर्च वर्क्स कैन बी पब्लिश्ड इन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स या ऑल ऑफ द अबव। सो रिसर्च हमारा जर्नल्स में पब्लिश होता है, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। वैक्यूम ट्यूब्स आर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? इज इट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ? वैक्यूम ट्यूब्स हमारा कब आया था? फर्स्ट जनरेशन में आया था, ठीक है। जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात कही गई है तो बता दूं कि इसमें 5 जनरेशन टोटल हैं, जिसमें पहले जनरेशन में हमारा क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स था, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर्स था। थर्ड जनरेशन में हमारा क्या था? आईसी था, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे और फिफ्थ जनरेशन, तो हमारा फिफ्थ जनरेशन में क्या आता है? रहता तो माइक्रो प्रोसेसर्स ही है बट उसका थोड़ा इन्हांस वर्जन आ जाता है, दैट इज अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट्स। ओके, ये हमारा फिफ्थ जनरेशन में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। तो होप्स आपको क्लियर हो गए होंगे पांचों जनरेशन। फर्स्ट में हमारा वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स एंड फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। व्हाट डज यू स्टैंड्स फॉर? यूनिवैक। यूनिवैक में यू क्या होता है? अल्ट्रा, यूसेज, यूनिट या यूनिवर्सल? तो ऑप्शन इसका है हमारा डी करेक्ट आंसर, दैट इज यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवैक हमारा कंप्यूटर्स, जो डिफरेंट टाइप्स के जो कंप्यूटर्स पहले आते थे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स उस एरा में 1940s के पहले, तो उसमें से एक था हमारा यूनिवैक, जिसमें से यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये है इसका फुल फॉर्म। तो यू स्टैंड्स फॉर UNI, दैट इज यूनिवर्सल। ओके ओके, सो आज के हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। होप सो आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चंस डाल दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय।